We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के इतिहास का तीसरा पार्ट यानी कि तीसरी वीडियो है और इसमें हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। 2 पॉइंटों में हमने पढ़ा कि किस तरीके से लॉइस लोहेवी राजगद्दी पे बैठता है, फिर धीरे धीरे उसके तानाशाही से कैसे राज हताहत होता है, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने देखा कि असेंबली की स्थापना होती है और संविधान का निर्माण होता है। अब आइए हम देखते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पॉइंट है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यानी कि राजतंत्र कैसे खत्म होता है और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, यानी कि तनावपूर्ण ही था, कोई अच्छा नहीं था। यद्यपि लुई 16वीं ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि जब उसके सामने आया कि नहीं, हम आप राजतंत्र हटा करके प्रजातंत्र होना चाहिए और हमें संविधान की ज़रूरत है, तो लुई 16वीं ने क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। गुप्त यानी कि जो किसी को पता ना हो। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। क्या थे? चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पे अमल होता तब तक अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी कि जो नेशनल असेंबली लोगों ने बनाया था उस पे अब उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में ले लिया, यानी कि जो यूरोपीय राजा थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनके विरुद्ध। उनके होठों पे देशभक्ति के जो तराने थे, यानी कि जो गीत थे, उनमें कवि राजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस ने स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी कि जब उस समय लोगों ने यानी कि मार्सिले ने जो गाना गाया था, अब वो क्या हो गया, फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रगान जनगण मन गया, वैसे ही फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से किसको? जनता को, जो वहाँ के लोग थे। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद, यानी कि जब पुरुष लड़ाई पे चले जाते थे, उसके बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी। यानी कि जब पुरुष घर से बाहर निकल जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? घर की औरतों को। देश की आज़ादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी कि जो उसमें संविधान बना था उसमें सिर्फ अमीरों को ही अधिकार मिले हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पे बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। कौन सा था? जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब नाम से पड़ा। कॉन्वेंट यानी कि जो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह था। कॉन्वेंट वहाँ पे धार्मिक
से संबंधित इमारतें हुआ करती थीं, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, यानी कि वो भी उसमें भाग लेती थीं और उन्हें भी अपने क्लब बना लिए। और इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में भी और जानेंगे। यानी कि अब हम, ये तो अभी तीसरा पार्ट है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो महिलाओं के बारे में ही आएगा, तो हम महिलाओं के बारे में उसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्धि हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, खड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सभी लोग शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन ने एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। किसने? जैकोबिन ने। यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है कि ये कौन है, जैकोबिन है। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी कि घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। यानी कि जो कुलीन की सत्ता थी उसे समाप्त करने के लिए उनका एक तरीका था कि किस तरीके से इस परंपरा को समाप्त किया जाए। आगे चित्र में देखिए क्या दिखाया गया है। ये चित्र संख्या 10 है। क्या कह रहा है? नानिन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता। कह रहा है कि यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली शैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कि ये भी एक स्वतंत्रता का प्रतीक के लिए बनाया गया है। कह रहा है कि जैकोबिन को शौकुलात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शौकुलात के नाम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाले। शौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। अब किसके शौकुलात यानी कि जैकोबिन लाल कलर की टोपी भी पहनते थे और स्वतंत्रता का प्रतीक भी था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि टोपी पहनने के लिए सिर्फ पुरुषों की अनुमति थी, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाने लगे। यानी कि जब 1792 में गर्मी का मौसम था, वही गर्मियों में बताया गया है। जैकोबिन ने देखा कि खाद्य पदार्थ की महंगाई बढ़ते जा रही है और इसी से नाराज होकर उन्होंने क्या किया? पेरिस वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाने लगे। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पे धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनकी पास संपत्ति हो या न हो, मतदान का अधिकार दे दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। यानी कि जो नया असेंबली बना उसे कौन सा नाम दिया गया? कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया। यानी कि 21 सितंबर 1792 को क्या किया? राजतंत्र, यानी कि जो राजा के द्वारा राज्य चलता था, अब वो राजतंत्र खत्म हो गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणमिस क्या होता है? समूह और तंत्र, यानी कि जो लोगों के द्वारा समूह होता था वही हो गया गणतंत्र। यानी कि अब सीधे प्रजातंत्र बन गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जहां सरकार एवं उसके समूह प्रमुख का चुनाव जनता करती है और यह वंशानुगत राजशाही नहीं है।
आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि लुई 16वीं को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लार कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी भी दे दी गई और जल्द ही रानी मेरी एतोएनेत का भी वहीं हस्त्र हो गया। यानी कि जो राजा लुई 16वीं था, फिर से क्या गया, उसे फांसी दे दी गई और वही हाल रानी का भी हुआ। फिर आता है आतंक राज, यानी कि तीसरे पॉइंट का पहला पॉइंट। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़कर उसका भी सिर कलम कर दिया। सिर कलम कर दिया यानी कि सिर को धड़ से अलग कर दिया। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसे के आविष्कारक डॉक्टर गिल्टोनी के नाम पे पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार के कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पे बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि अब वो गांव में नहीं बल्कि शहर में जो सरकार ने रेट तय किया है उसी पे वह बेचेंगे, इसी पे वो बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर यानी कि महाशय एवं मदाम यानी कि महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक, ये क्या है, जैसे कि हम कहते हैं ना, ये किसी को कहते हैं तो महाशय कहते हैं और ये पुरुष के लिए महाशय प्रयोग होता है और ये महोदया यानी कि महिला के लिए। तो अब इन जबकि महाशय और महोदया न करके अब क्या कहा गया, सीधे सबको एक नागरिक रूप में ले लिया गया। नागरिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बनाया। यानी कि जो चर्च थे उसे बंद कर दिया गया और उनके भवन को यानी कि उन घरों को क्या किया, दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन पे चढ़ा दिया इसका अर्थ पता है, ये पहले बताया गया है। क्या किया गया, उसका धड़ सर से अलग कर दिया गया। यहाँ देखिए फिर कर रहा है डायरेक्टिव शासित फ्रांस, यानी कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। संपन्न तबके यानी कि संपन्न वर्ग के पास नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान भी किया गया और इन परिषदों के 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन ने शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए चेष्टा करती यानी कि कोशिश करती और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने
सैनिक तानाशाही यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब यहाँ से नेपोलियन का मार्ग खुलता है। सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपन्न, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आलोचकों को भी प्रेरित कर दिया गया है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। क्रांतिकारी ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। इस गौरवमय इतिहास की आभा को प्रसन्नित करने की प्राचीन यूनानियों की भावनाओं से प्रेरित का इस्तेमाल किया। यानी कि एक मंच बनाया गया है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। बाकी हम कल यहाँ से क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति, हमने कहा था ना कि पॉइंट 4 में आया है, तो आज ये पॉइंट 4 में आ गया। कल हम यहीं से पढ़ेंगे। जो भी बताया गया है उसे अच्छे से एक बार 2 बार सुनिएगा, पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट हैं उसे नोट करते जाएगा और उसी के साथ नोट्स भी तैयार करते जाए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ, उसे नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।